21 फरवरी 1948 कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक नहीं बना था, बट एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिश किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एफर्ट्स के बाद हमारे सामने आ पाया था। जैसे ही ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश हुआ, और इनफैक्ट इसके पहले से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सबको ये बार बार बताना और ये जताना शुरू कर दिया था कि अब क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने वाले हैं, हमारे पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है, तो अब हमें इलेक्शंस भी करवाने होंगे। ये सबको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन आने वाला है जिसमें ये भी लिखा है कि आपका एक इलेक्शन कमीशन होगा, और साथ में ये भी लिखा है एक और आर्टिकल में, एक और प्रोविजन में, कि आप सबको वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। अब क्योंकि ये तो डिसाइड नहीं हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ हमें राइट्स दे रहा था, एनेबलिंग राइट्स दे रहा था, एनेबलिंग प्रोविजंस दे रहा था, बट अभी तक कोई भी ऐसा लॉ फोर्स में नहीं था जो कि इलेक्शंस को कंडक्ट कैसे करवाना है, इलेक्टोरल रोल्स कैसे बनाने हैं, डिलिमिटेशन कैसे करनी है, जो पहले के प्रिंसली स्टेट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी स्टेट्स हैं, उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, और कैसे सभी लोगों को, जो सब लोग इंडिया में इस टाइम पे प्रेजेंट है, हमारे नेशन में प्रेजेंट है, वो चाहे हो सकते कि जो ऑलरेडी इसी टेरिटरी में रह रहे थे, या फिर वो लोग जो अब पाकिस्तान बन चुका है वहां से माइग्रेट करके आए हैं, या फिर वो लोग जो ब्रिटिशर्स में से कुछ यहाँ पर रह गए हैं, अब इनको कैसे रिकॉग्नाइज करें, सब लोगों को वोटिंग राइट्स दे दें क्या, सिटीजनशिप कैसे दें। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर उस टाइम पे कुछ नहीं मिल पा रहा था, और ये कुछ रीजंस भी थे जिसकी वजह से जो इलेक्शंस थे, हमारे जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे, वो थोड़ा डिले भी हो गए थे। द डिले वॉज वेरी नेचुरल, एंड आई थिंक कमेंडेबल वर्क वॉज done by the members of the Constituent Assembly, by the first Chief Election Commissioner, and by all other officers that were involved in this exercise of conducting the first ever general elections in India in the year 1952. तो पता है, सबसे पहले इलेक्शंस हुए थे हिमाचल प्रदेश में। Now this state is therefore definitely a very very special state for us and remain to be in a special position for India. अब जो रीज़न था वो बहुत सिंपल सा था। हिमाचल प्रदेश में कल्पा में पहले इलेक्शंस हुए, क्योंकि वहाँ पर फिर स्नो आने लग जाती है और कंडीशंस ऐसी हो जाती, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हो जाती, ट्रॉपिकल कंडीशंस ऐसी हो जाती कि फिर इलेक्शंस कराना और मुश्किल हो जाता। अब आप ये सोच के मत सोचना जो आज की कंडीशन है, आज अगर वहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही हो तो इलेक्शंस करवाना बहुत मुश्किल नहीं होगा, बट वो पहले इलेक्शंस थे। किसी ने इस देश में पहले इलेक्शंस देखे नहीं थे। इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, फोर्स भी हमारे पास उतनी ज़्यादा नहीं थी, हमारे पास पैसा भी उतना ज़्यादा नहीं था, हम कह सकते हैं। तो वहाँ किए गए इस रीज़न से कि कहीं फिर बर्फ ना पड़ने लग जाए और फिर इलेक्शंस को स्टॉल ना करना पड़े। तो अभी मुझे आपको बताना है कि फर्स्ट टाइम इलेक्शन में वोट किसने किया, और भी बहुत सारी चीज़ें से रिलेटेड। बट उससे पहले एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो क्लैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। आप में से जो भी लोग लॉ फील्ड में आना चाहते हो, लॉ पढ़ना चाहते हो, या आप किसी को जानते हो, किसी बच्चे को जानते हो जो लॉ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए अनअकैडमी, विच इज़ इंडियाज लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर लीगल एजुकेशन, ऑनलाइन लीगल एजुकेशन, ये आपको एक ऑफर दे रहे हैं। अगर आप वीलॉगिश सब्सक्राइबर हो, ये वीडियो देख रहे हो, और अगर आप क्लैट एग्जाम देने में इंटरेस्टेड हो, तो आप इनसे पढ़ सकते हो बिल्कुल। ये तो एक छोटी सी बात हो गई, बट इसके साथ जो आपको गिफ्ट मिल रहा है, जो आपको न्यू ईयर का गिफ्ट मिल रहा है उनकी तरफ से, और हमारी तरफ से भी समझ लो क्योंकि आप वीलॉगिश के सब्सक्राइबर हो, वो ये है कि आप अगर अभी के लिए सब्सक्रिप्शन लोगे अनअकैडमी से वीलॉगिश कोड को यूज़ करके, तो आपको 23% ऑफ मिल जाएगा। पहले ये 5, 10, 15% ऑफ मिला करता था, और रेगुलरली वीलॉगिश सब्सक्राइबर्स को 10% ऑफ मिलता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट अभी ये बढ़ के 23% हो गया है। अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप नियरली 14-15,000 रुपीज़ सेव कर सकते हो, विच इज़ ग्रेट आई थिंक। और अगर आप उन लोगों में से हो जो नहीं इतना सारा अमाउंट एक साथ देना चाहते, या फिर जो कुछ लिमिटेड अमाउंट स्पेंड करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए अलग अलग टाइम पे ऐसे टेस्ट लेके आता रहता है जिससे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो अवेयर देयर फीचर ऑफ नो कॉस्ट EMI। सो आपकी कोई भी इंटरेस्ट, आपके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी अगर आप इस पैसे को इंस्टॉलमेंट्स में भी देते हैं। वो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप सारी ये चीज़ें चेक कर सकते हो। बट अगर आप डिसाइड करते हो सब्सक्रिप्शन लेने का, कोई भी बैच ज्वाइन करने का, एक या एक से ज़्यादा बैचेस ज्वाइन करने का, क्योंकि अनअकैडमी में कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ एजुकेटर्स को या नंबर ऑफ बैचेस को ज्वाइन करने के लिए, तो आप डेफिनेटली वीलॉगिश कोड यूज़ करना मत भूलना, क्योंकि यही कोड है जो आपको 23% ऑफ दिलवा सकता है। अब मूव करते हैं अपनी वीडियो की तरफ फिर से। मुझे पता है आप लोग बहुत वेट कर रहे हो और भी बहुत सारी इलेक्शन से जुड़े एनेक्डोट्स को जानने के लिए, तो इसीलिए अक्टूबर 1951 में सबसे पहले वहाँ इलेक्शंस कराए गए।
और आपको पता है जब वहाँ इलेक्शंस हुए तो जो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने वोट किया था इंडिया में पहली बार, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, सबको वोटिंग राइट्स मिले, और जिन्होंने पहली बार वोट किया था वो एक हिमाचल प्रदेश में रहने वाले सिटीजन ही थे, मिस्टर श्याम सरन नेगी। उनको इलेक्शन कमीशन ने बहुत बार बुला के फेलिसिटेट भी किया और उनको फेस ऑफ इलेक्शंस भी बनाया गया था अभी रिसेंट टाइम्स में। आई वाज रीडिंग अ बुक जिसमें कि उनका एक बहुत अच्छा सा अकाउंट दिया हुआ है कि कैसे इलेक्शंस हुए थे। उन्होंने बोला कि उस टाइम पे तो इलेक्शंस एक्चुअली एक फेस्टिवल की तरह हुए थे। आज भी हम देखते तो हमें लगता है ना कि यार सच में फेस्टिवल की तरह हो रहा है, बट उन्होंने बोला ये जो आज होता है ना ये तो कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे लोकल बैंड था, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, बहुत अच्छे से नारे लग रहे थे, ऐसे लग रहा था कि बहुत ही हम किसी हेल्दी डेमोक्रेसी में आ गए हैं। वो तो इनफैक्ट बोलते हैं कि आज तो आपने ऐसा पता नहीं नेम सेक बना दिया, आपने क्या बेकार सा बना दिया इलेक्शंस के नाम पे। इलेक्शंस तो तब हुए थे जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस थे। अगर मेरी वीडियोस बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स देखते हैं तो उन्हें पता होगा कि जो हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे मिस्टर सुकुमार सेन। हम लोग बहुत बार इन चीज़ों को एग्जाम्स के लिए रटते भी हैं और इनके बारे में पढ़ते भी हैं। तो मिस्टर सुकुमार सेन ही वो थे जिन्होंने पूरा ये सिस्टम, पूरी इस मशीनरी को स्क्रैच से खड़ा किया। इंडिया में इलेक्शंस होंगे कैसे, इलेक्टोरल रोल्स बनेंगे कैसे, जाके उन्होंने लोगों तक अवेयरनेस भी पहुंचाई। उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, टेलीविजन उतना ज़्यादा नहीं था कहीं पर भी, बट हाँ ऑल इंडिया रेडियो ज़रूर था। तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर इंटरव्यूज़ दिए, पैम्फलेट्स बंटवाए, लोगों को जाके समझाया कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की इंपॉर्टेंस क्या है। अब सबको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि वोटिंग राइट मिले थे, पर आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है हम सब कोई कि वो 18 ईयर्स वाली लिमिट उस टाइम पे नहीं थी। उस टाइम पे जो भी 21 साल के हो जाते थे उसके बाद उन्हें वोटिंग राइट्स मिलते थे। इंडिया वाज फेयरली अ वेरी न्यू डेमोक्रेसी, मतलब वेरी न्यू क्या, एकदम अभी बनी थी और हम अभी इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे। बट वी डिजर्व अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर द फैक्ट दैट वी गेव वोटिंग राइट्स टू ऑल irrespective of gender, color, creed, religion, anything। सब कुछ हमने पीछे छोड़ के वोटिंग राइट्स दिए सबको। बट यहाँ पर ना वोटिंग राइट्स देने के बाद भी लोगों को ये समझाना कि आपके वोट की वैल्यू क्या है, आपकी इंडिविजुअलिटी की वैल्यू क्या है, वो बहुत मुश्किल था बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी रेट। आप लोग को पता है कि इवन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ जिनको हम अपने मुकाबले में मानते हैं उन्होंने भी काफ़ी लेट आके वुमेन को वोटिंग राइट्स दिए थे, इक्वल वोटिंग राइट्स दिए थे। तो इंडिया के लिए ऐसा शुरू से ही कर पाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे लगता है कि हमारी ये जो अचीवमेंट है, हमारी ये जो अवेयरनेस थी, ये आती है हमारे सफरेज से भी, क्योंकि हमने बहुत सफ़र किया ना ब्रिटिश रूल के अंदर। हमें पता था कि इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें पता था कि इंपॉर्टेंट मैटर्स में से होने की अहमियत क्या है। तो एनीवे हमने सबको वोटिंग राइट्स दिए थे। बट एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी सामने आ रही थी और वो थी विमेन के रिलेशन में। अब जो विमेन थी उस टाइम की, वो अभी तक उतना ज़्यादा घरों से बाहर नहीं निकल पाई थी। वैसे ही लिटरेसी रेट बहुत कम था और विमेन उस टाइम पे थोड़ा सा ऑपरेशन के अंदर और ज़्यादा थी। तो तब जब भी इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर होते हैं, आपको पता है ना, आप लोग के घर आया जाता है, आप लोग के घर इलेक्शन कमीशन से ऑफिशियल्स आते हैं और आपसे आपके नाम लेते हैं, आप देखते हैं कि आपका नाम अपडेटेड है या नहीं है। उस टाइम पे तो पहली बार रोल्स बन रही थी, तो जब उनसे जाके उनके नाम पूछे जा रहे थे ना, वो उतनी भी अवेयर नहीं थी या फिर उनमें उतनी भी सेंस ऑफ फ्रीडम नहीं थी कि वो अपना नाम, अपना खुद का नाम बता सके किसी ऑफिशियल को। वो हमेशा कुछ ऐसा बोलती थी, जैसे मैं एक पुराना सा नाम लेती हूँ, मान लीजिए उनका नाम रामवती है, तो वो बोला करती थी कि नहीं, मैं हूँ सोनू की माँ, या फिर मैं हूँ रामचरण की बीवी। इस तरह से वो अपने नामों को बता रही थी। ऑफकोर्स अलग अलग लैंग्वेज में, मैंने हिंदी का यूज़ किया। तो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद जो उनके घर का मेल मेंबर है, हिज नेम डिजर्व्स टू बी देयर ऑन द इलेक्टोरल लिस्ट, और वो आइडेंटिफाई करती थी अपने आप को उस मेल मेंबर से होते हुए किसी रिश्ते से। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो इलेक्शन कमीशन के सामने आई और उन्हें लगा कि अब क्या करें। कहीं ना कहीं तो प्राइम मिनिस्टर बने नहीं थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और बाकी जो सारे लीडर्स थे जिन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए लड़ाई की थी, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं लगा था कि चलो अब जैसा है इसी तरह से इनके नाम लिख दो, कैसे भी करके इनको इलेक्टोरल रोल्स पे लाओ। बट उस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी और बाकी सारे जो ऑफिशियल्स भी थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने डिसाइड किया कि इस तरह के वोटर्स को हम बिल्कुल भी इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते। अब उसका रीज़न क्या था वो बहुत ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि जो फर्स्ट सीईसी थे मिस्टर सुकुमार सेन, वो बहुत ज़्यादा कोई किताबें नहीं लिख के गए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई अकाउंट छोड़ा नहीं है।
जो हमें सोर्सेज मिलते हैं वो है, मैं आपको बता रही थी कि आई वाज रीडिंग अ बुक जिसका मैं आपको पूरा रिव्यू भी दूंगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा सोर्स हम कह सकते हैं वो है जो रिपोर्ट बनी थी फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में, उसकी अलग अलग वॉल्यूम्स हैं, उसको आप जाके पढ़ सकते हो, बट इट्स अ बल्की वन। तो वो तो इतना कुछ बता के गए नहीं कि ऐसा क्यों उन्होंने किया एग्जैक्टली, बट जहां तक मुझे लगता है ना, शायद इसका रीजन ये हो सकता है कि अगर वो एक बार इस चीज को अलाउ कर देंगे तो आगे जाके ये विमेन को और ज्यादा ऑप्रेस करने का कारण बन सकता है। क्योंकि अभी उन्हें समझाना था पूरी पॉपुलेशन को कि वोट आपका इंडिविजुअल राइट है। ये राइट इसलिए नहीं है कि आप किसी से आइडेंटिफाई करते हो, या आप किसी की माँ हो, किसी की बीवी हो, किसी की पत्नी हो, या किसी भी मेल मेंबर से किसी तरह से रिलेटेड हो, बल्कि ये आपका सिटीजन होने का राइट है। एक तरह से ये आपका ह्यूमन बीइंग होने का राइट है। और इंटरनेशनल लॉ में भी आज तो ये राइट्स रिकॉग्नाइज्ड है। खैर उसी टाइम पे हो गए थे, तभी इंटरनेशनल लॉ ने भी इन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया था, और हम भी इस राइट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लेके आ गए थे। एनीवे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस थे इंडिया के, वो बहुत बड़ी सक्सेस थे। पहले इलेक्शंस में ही 14 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज किया, 59 स्टेट पार्टीज को रिकॉग्नाइज किया। और पता है इन सारी पार्टीज को अपने कैंडिडेट्स के लिए लिमिट्स क्या मिली थी? एक्सपेंडिचर की लिमिट थी 200 रुपीज़, यानी कि 200 रुपये अगर आप स्टेट असेंबली इलेक्शंस लड़ रहे हो तो, और 7,000 रुपये अगर आप किसी लोकसभा सीट के लिए लड़ रहे हो तो आज के टाइम में आपको ये बहुत कम लगता है, बट उस टाइम पे ये पैसा बहुत था। बट फिर भी हमेशा की तरह एक्सपेंडिचर मार्क को क्रॉस किया गया था। हमेशा की तरह इलेक्शंस के बाद जैसे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि पोलिंग में दिक्कत थी, बूथ पर अनफेयर प्रैक्टिसेस की गई, ये सारे एलिगेशंस तब भी लगाए गए थे। बट उस टाइम पे कोई एक भी वेल फाउंडेड एलिगेशन मिला नहीं था। लगभग 2,24,000 पोलिंग बूथ्स थे उस टाइम पे। 50,000 से भी ज्यादा, अराउंड 56,000 लोगों को डिप्लॉय किया गया था एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, जिनको इन इलेक्शंस चलाने के लिए जरूरत थी जिन लोगों की। जैसे हमारे हाथ पे आज वो इंक लगाते हैं ना वोटिंग के बाद, शायद वो मेरी फिंगर पे अब भी होगी, हाँ, ऐसी इंक, ऐसी एक इंडेलिबल इंक को उस टाइम पे भी इलेक्शन कमीशन पहली बार लेके आया था। और उन्होंने बोला था कि ये इसलिए हम लगा रहे हैं ताकि कोई भी तरह का इम्पर्सोनेशन अवॉइड किया जा सके, कोई आके 2 बार ना वोट डाल जाए। उन्होंने बोला था ये जो इंक है ये आपके लगभग 6-7 दिनों तक हाथ से नहीं उतरेगी। पता नहीं मुझे तो वोट दिए कितना टाइम हो गया, ये एक्चुअली मेरे हाथ से नहीं उतर रही है। ये वो वाली इंक नहीं है 1951 वाली, बट ये आज मुझे लगता है और ज़्यादा अच्छी इसको बनाने की टेक्नोलॉजी कर दी है। और अगर मैं बात करूँ ना कि इलेक्शन सिंबल्स की, मैं भी हमेशा वंडर करती थी कि ये इलेक्शन सिंबल्स उस टाइम पे किस तरह के रहे होंगे। क्योंकि उस टाइम पे लोगों को ये समझाना ही मुश्किल था कि इस वोट का मतलब क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। उन्होंने कुछ सुना था ना, तो सुना था कि कोई नेहरू जी हैं, कोई मिस्टर नेहरू हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए, लोग उनको जानते थे, स्पेशली रिमोट एरियाज में। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पूरे इंडिया में ऐसा ही था, क्योंकि मेजरली लोग फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट रिमोट एरियाज में ये इश्यूज थे कि उनको नहीं पता था पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, वोट क्या है। तो इलेक्शन सिंबल्स को थोड़ा सिंपल रखना पड़ा था। अब ये सिंबल देने के लिए, अलॉट करने के लिए किस तरह के होने चाहिए, इसके लिए भी उस टाइम पे कोई एग्जिस्टिंग लॉ नहीं था। सो इलेक्शन कमीशन को ही फिर से थैंक यू जाता है इस बात का भी कि उन्होंने ठीक तरह से इन सब चीज़ों को भी अलॉट किया। तो सिंबल्स कुछ ऐसे थे कि हट हो गया, बुलक कार्ट हो गया, अर्दनवेयर जो पॉट्स होते हैं ये हो गए, ऐसे सिंबल्स जो विलेज लाइफ से, रस्टिक लाइफ से एसोसिएट कर सकते थे लोग, ताकि वो उन्हें पहचान पाए इजीली और वोट देने आ पाए। और आजकल आपने देखा होगा ना, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, मुझे तो लगता है कि जो इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस को लड़ता है यार, इसमें कितना दम है। क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का साथ ना लेके खुद पे इतना ट्रस्ट रख रहा है कि मुझे लोग इतना जानते हैं, मेरे काम को लोग इतना पहचानते हैं कि शायद मैं इन इलेक्शंस में जीत जाऊंगा या जीत जाऊंगी। तो उस टाइम पे महाराजा ऑफ जोधपुर थे, तो महाराजा चाहते तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन्हें टिकट देने से उस टाइम पे मना नहीं करती। वो चाहते तो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म कर सकते थे, और इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वो इन्फ्लुएंस भी कर सकते थे बहुत सारे अच्छे लीडर्स को अपनी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए, और उसमें कुछ गलत भी नहीं होता। बट जो महाराजा ऑफ जोधपुर थे, महाराजा हनवंत सिंह, उन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा। उनका व्यू ये था कि ऑल्दो मैं महाराजा हूँ, ऑल्दो मुझे सिक्योरिटी मिली हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ऑल्दो मेरे पास
पूरी वेल्थ है अपने आप को हमेशा सस्टेन करने के लिए। बट ये जो न्यू ऑर्डर ऑफ थिंग्स आया है देश में, ये जो हम लोगों को वोटिंग राइट्स दे रहे हैं, सबको एक से दे रहे हैं अपना लीडर चूज करने में, इसको हर एक राजा महाराजा प्रिंस सबको एक्सेप्ट करना होगा। और इसीलिए उन्होंने पूरे ऐसे खुले दिल से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और बोला मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब उन्हें उस टाइम पे ये भी पता था कि कांग्रेस कितनी स्ट्रांग पार्टी है। उन्होंने फिर भी उस पार्टी को ज्वाइन ना करते हुए खुद के स्टैंड पे उन्होंने बोला मैं आज तक या मेरी फैमिली आज तक इस एरिया को चलाती आई है और आगे भी लोग हम पे इतना विश्वास रखते हैं कि आगे भी वो हमें मौका देंगे इस चीज़ को कंटिन्यू करने का। और वो इलेक्शन जीत भी गए थे वहाँ से, बहुत अच्छे खासे मार्जिन से वो इलेक्शन जीते। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो पहली बार ही किसी महाराजा ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा इंडिया में, उनकी जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुए उसी दिन उनकी एक एयरक्राफ्ट क्रैश में डेथ हो गई। वो एक छोटा सा एयरप्लेन उड़ा रहे थे जिसके पायलट वो खुद ही थे, ही वाज पायलटिंग द एयरक्राफ्ट एंड अनफॉर्चुनेटली ही डाइड ऑन द स्पॉट इन दिस एक्सीडेंट। बट फिर भी ही डिजर्व्स टू बी रिमेंबर्ड एंड टू बी अप्रिशिएटेड फॉर अपहोल्डिंग द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली और दिल्ली वाले बहुत लोग वीडियोस देखते हैं, सो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि दिल्ली में किस तरह की वोटिंग रही थी। दिल्ली में जो वोटर्स थे ना, वो मेजरली वो लोग थे जो रेफ्यूजीज थे, जो पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट होके यहाँ आए थे। वही आप लोग को पता है कि रिलीजन के बेसिस पे बहुत लोगों ने माइग्रेट किया, अपने घर छोड़े। मेरी फैमिली भी उन फैमिलीज़ में से एक थी जिनके साथ ऐसा हुआ था। तो दिल्ली में ये लोग बहुत थे, तो अब समझना बहुत मुश्किल था कि वोटिंग राइट्स को हम कैसे दे दें सब लोगों को। सो सिंपली इलेक्टोरल रोल में जिनके नाम आने थे ना, वो इस बेसिस पे आए कि अब आप ब्रिटिश हो या आप वेस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हो या फिर आप कहीं किसी और एरिया से आए हो या फिर आप हमेशा से यहीं इसी टेरिटरी में रह रहे थे। अब बस आपको एक अंडरटेकिंग जैसा देना होगा, आपको ये कहना होगा कि आपका इंटेंशन है हमेशा परमानेंटली इंडिया में सेटल होने का, यहाँ रिसाइड करने का, तो इस बेसिस पे आपको इलेक्टोरल रोल में आपका नाम मिल जाएगा। फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे अक्टूबर 1951 में, तब से होने शुरू हो गए थे। मैंने बताया था ना कल्पा हिमाचल प्रदेश में, बट दिल्ली कहीं जाके पहुंच पाए थे 14 जनवरी 1952 तक। तो 1952 जनवरी में दिल्ली में पहली बार इलेक्शन हुए थे। वो दिन फिर से आने वाला है, मतलब एक एनिवर्सरी जैसा आप सेलिब्रेट कर सकते हो 14 जनवरी को दिल्ली के पहले इलेक्शंस की। बहुत बड़ा उस टाइम पे भी एरिया था, 896 पोलिंग बूथ तब भी बनाए गए थे, हालांकि आज उससे बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। 48 सीट्स थी उस टाइम पे दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की और 4 सीट्स दिल्ली दे रहा था लोकसभा को। अब अगर बात करनी है ना इश्यूज़ की, तो एक तरह से ऐसे कोई इश्यूज उस टाइम पे इलेक्शन में नहीं थे जिस तरह से आज होते हैं। उस टाइम पे कोई खास यूसीसी की बात नहीं कर रहा था, ऑल्दो ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठी थी, रिलीजन रिलेटेड इश्यूज भी उठे थे। बट उस टाइम पे जो इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, लीडर्स भी कैंपेनिंग कर रहे थे ना, उसमें भी वो ज़्यादातर लोगों को तो ये समझा रहे थे कि वोटिंग राइट है क्या, आपको क्यों इसको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। कुछ इश्यूज थे जैसे कि इंडिया को इंटेग्रिटी करेंगे, इंडिया की अखंडता को, इस नेशन की अखंडता को कैसे हम मेंटेन करके रखेंगे, कैसे हम बॉर्डर्स को अपने प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे रिलेशंस रखेंगे हम अपने आसपास के नेबरिंग स्टेट्स से, और इनफैक्ट वो स्टेट भी जो हमसे अभी अभी अलग हुआ है और न्यूली फॉर्म हुआ है, यानी कि पाकिस्तान। ये सब कुछ इस तरीके के इश्यूज थे। इंडियंस को किस तरह से अब रिकॉग्निशन मिलेगा, कैसे ये देश हम अपना देश समझ के रहेंगे। बट अदरवाइज इसके ऐसे कोई खास लोकल इश्यूज नहीं थे, क्योंकि अभी तो देश बना था, अभी लोगों को पता चलना शुरू हुआ था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिना ब्रिटिश राज के। तो इतनी कोई बड़े लोकल इश्यूज उठाए नहीं गए। बहुत सक्सेसफुल रहे इलेक्शंस और हमारी पहली लोकसभा बन गई। पहली लोकसभा के पहले स्पीकर श्री जीवी मवलांकर बने और बहुत अच्छे से ये चली। 5 साल तक अपना पूरा टर्म एग्जॉस्ट करने के बाद ये लोकसभा ख़त्म हुई और फिर से सेकेंड जनरल इलेक्शन हुए, जो भी फिर से बहुत अच्छे थे। इसमें भी कांग्रेस की लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। बट इस लोकसभा को, जो फर्स्ट लोकसभा थी, इसको भी बहुत सक्सेसफुल टर्म माना जाता है लोकसभा का। अच्छे से डिस्कशंस हुए थे, लॉन्गेस्ट टाइम तक लोकसभा बैठी थी, बहुत ज़्यादा डिस्कशन सेशंस हुए थे और काफ़ी देश को प्रोग्रेस की तरफ बढ़ाने के लिए जो एक स्ट्रक्चर चाहिए था हमें, वो हमें इस फर्स्ट लोकसभा ने डेफिनेटली दिया था।
मैंने आपको ये बताया क्योंकि जब मैं इन सब के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बहुत सारी क्यूरियोसिटी जो है ना वो क्वेंच हो रही है, तो मुझे लगा आपको भी बता दूं, शायद आपको भी ऐसी क्यूरियोसिटी थी। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो देख के या मज़ा आया हो सुन के, तो इसे और लोगों के साथ शेयर करना। बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे इंडिया के फर्स्ट सिलेक्शन के बारे में, आई सपोज, एंड I can just say that I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.